मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के अंदर। जो बच्चे पढ़े थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो आज यहाँ आके सीईओ बन चुके हैं, वो अपनी कंपनियों के सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बंद करके भारत ले जाना चाहते हैं। दूसरा, फ्यूचर के अंदर अमेरिका जो है वो एम्बार्गो सैंक्शंस लगाना चाहता है चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल। तो उसका फायदा भारत को होगा। आपने दहशतगर्दी को जब एक अपना कारोबार बनाया, अब आप उससे निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं कंबल छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। आज भी पेशावर के अंदर जो है, एक हफ्ते के अंदर 2 पुलिस वालों के ऊपर अटैक। आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी कि पाकिस्तान $3 बिलियन के लिए आईएमएफ के 3 महीनों से तरले करता नजर आता है। दूसरे दिन खबर आती है कि आईएमएफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता नजर आता है कि आपने जो राइस एक्सपोर्ट पे बैन किया है वो रिस्ट्रिक्शन काइंडली हटाई जाए, अदरवाइज यूएसए में खासतौर पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। एक दिन खबर आती है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपनी अवाम को, अपनी पब्लिक को ये यकीन दिलवाते नजर आते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम पाकिस्तान से गुर्बत खत्म करेंगे, रोटी कपड़ा और मकान आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरे दिन खबर आती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपनी इलेक्शन कंपेन इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं तीसरा टेन्योर मेरा हुआ, तीसरी बार मैं गवर्नमेंट में आया तो इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा दुनिया की। इन्हीं सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, किसी तारुफ के मुख्ताज नहीं है और काफी ज्यादा अपना तजर्बा रखते हैं। यूएस बेस्ड पॉलिटिशियन है और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर काफी ज्यादा ग्रिप रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू चौधरी साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लाहौर से कराची आए और आपकी कोशिशों की वजह से मंदिर के बारे में, जो मंदिर की कंस्ट्रक्शन रुकी और आपने जो इंटरव्यू लिए, रिमार्केबल। माई हैट ऑफ टू यू। इसी तरह होना चाहिए था। मैं जिस तरह आपको हमेशा कहता रहा हूं कि मेरा खुद दिल धड़कता है पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के लिए, हिंदू सिख क्रिश्चियंस के लिए। और मैं स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूं कि 21st सेंचुरी में किसी को फेथ बेस किसी को जज नहीं करना चाहिए, तकलीफ नहीं देनी चाहिए। दिस इज नॉट द सेंचुरी फॉर हेट्रेड एनीमोर। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने कोशिश की, आप आए, अपना टाइम निकाला। एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर सच अ वंडरफुल वर्क। सर मैं ये समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी ये मेरी जिम्मेदारी थी जो कि मैंने कोशिश की, और यकीन मानिए कि आप जैसे जब सीनियर होंगे, आप जैसे बड़े हमारे साथ होंगे तो हमें कहीं ना कहीं हौसला रहता है, हम कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट रहते हैं कि भाई हमारे साथ भी लोग मौजूद हैं जो हमारी आवाज को आगे भी लेकर जा सकते हैं। और अगर मैंने ये कराची में जो किया, बहुत से लोगों ने, देखने वालों ने भी अप्रिशिएट किया, आप जैसे लोग भी जब अप्रिशिएट करेंगे तो डेफिनेटली हमें हौसला बढ़ेगा। सर टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आईएमएफ कहीं हमारी नाक की लकीरें निकलवाता है कि भाई $3 बिलियन तब दूंगा जब ये भी शर्त मान लोगे, ये भी शर्त मान लोगे, बिजली का बिल भी बढ़ा दोगे, इसके अलावा महंगाई भी आप अपने हमारी मर्जी से, जो रेट होगा दूध का रेट भी हमारी मर्जी से होगा, चावल का रेट भी हमारी मर्जी से होगा। दूसरी साइड पे आईएमएफ, ये हमारा नेबर इंडिया है, उसकी रिक्वेस्ट करता नजर आता है कि आपने जो पाबंदी लगाई है आप इसको हटा दें, अदरवाइज अमेरिका में जो सा है कीमतें बढ़ जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे? तो सब अफसोस कि बॉर्डर के एक पास आपने सूरत हाल बताई है वैसी ही है, और दूसरी साइड पे यहाँ पे फैटफ आपकी नाक की लकीरें निकलवाता है। दूसरा, आईएमएफ ने आपके साथ कौन सी शर्त है जो नहीं रखी उन्होंने, बल्कि यहां तक कि आके अब वो आपके सियासी मामलात के अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। कभी इलेक्शन पूछते हैं कैसे होंगे, क्यों होंगे, कौन कराएगा, ये एक अलग चीजें हैं। आपके अभी बिजली का रेट है वो बढ़ा है रिसेंटली, उसके बाद वो बिजली के रेट पे इंटरेस्टेड है, लेकिन आपके 87 मेंबर है इस वक्त कैबिनेट के, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बताना ये चाहूंगा कि भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, आईएमएफ तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। अजय बंगा की सबसे बड़ी मिसाल है, उनके कांग्रेसमैन, उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, हत्ता कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो इंडियन निजाद है।
और जब दूसरी तरफ अभी रिसेंटली आपने और मैंने मिलकर, मुझे अभी याद है कि मोदी साहब का हमने जो ओवरसीज ट्रिप कवर किया था, तो उन तीनों चीजों के अंदर नजर आया था कि वो अपने भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करते नजर आए, वो भारत की करेंसी को प्रमोट करते नजर आए, वो यूपीआई को प्रमोट करते नजर आए। आपने कभी देखा है कि हमारा को फॉरेन डेलीगेशन गया हो, उसने सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जाते कर्जा लेने हैं, लेकिन 350 बंदों का डेलीगेशन साथ जाता है, कैमरामैन साथ जाते हैं, शेफ साथ जाते हैं, कुक साथ जाते हैं। तो कंपैरिजन मेरे ख्याल में, एक तो चोरी साहब, मैं अब इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि हमारा कंपैरिजन अब भारत के साथ करना पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली वो सर, इवन जो लोग देखते हैं, इंडिया से बड़ी तादाद में ऑडियंस है, और वो इस चीज से अब नाराज होते हैं कि भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना करो। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कंपैरिजन अब नहीं बनता, लेकिन सीखना तो बनता है सर, के सीखना भी सीखना, नहीं बनता। हाँ सीखना बिल्कुल चाहिए, मैं समझ, लेकिन अब टाइम आता जा रहा है कि आपको अफगानिस्तान से भी सीखना पड़ेगा। अब तो वो भी आपसे आगे जा रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी अब मेरे ख्याल में आपका कंपैरिजन नहीं बनता, वो भी तरक्कियों को टच कर रहे हैं। मुझे अगले दिन मैंने देखा, एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था चौधरी साहब, कि चाइना से जो बिजनेस निकल के जा रहा है वो पहले नंबर पे वियतनाम पे जा रहा है, वियतनाम, इंडोनेशिया, और उसके बाद तीसरे नंबर पर थाईलैंड जा रहा है, और उसके बाद बांग्लादेश जा रहा है, और भारत जा रहा है। और अगर अगर अब बांग्लादेश इतने नंबरों पर है, तो आप सोचे, आप तो कहीं भी, यू डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। और दूसरा, मैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात बताऊंगा, जो उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता, और दुनिया भारत के पीछे क्यों चलती है, $595 बिलियन का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। आप 2-2 बिलियन के लिए आप नाक की लकीरें निकालते हैं, 3-3 बिलियन के लिए। अभी आज की बात है, चाइना का एक प्राइवेट बैंक है, उन्होंने आपका लोन जो है रोल ओवर किया है, और आप फूलों की पत्तियां निछावर करते फिर रहे हैं। तो आप मुल्क का कंपैरिजन करना चाहते हैं, आपके मुल्क का अगला केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो आईएमएफ अपॉइंट करेगा, वो आईएमएफ की मर्जी का होगा, शर्तें फिर दोबारा दी जाएंगी, क्योंकि उसी टन्योर के अंदर आखिरी किस्त आने की उम्मीद है। लेकिन अब मैं एक ये बात आज से पूछना, मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से ये बात करना चाहूंगा, आज तक किसी गवर्नमेंट ने ये बताया है कि हम जो कर्जा ले रहे हैं ये खर्च कहां होगा, पिछले कर्जे कहां गए हैं? कभी किसी ने ये सवाल किया है? किसी ने सवाल नहीं किया। सर सवाल आप अगले सवाल इलेक्शन, करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सवाल फिर वहां तक शायद पहुंचता नहीं, या पहुंचाया नहीं जाता, या फिर दबा दिया जाता है। दबाज तर हकीकत, लोगों को इस वक्त नॉलेज बहुत है, लेकिन मैं आप बल्कि एक और, इस वक्त लोग बातें कर रहे हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की, इस वक्त बातें कर रहे हैं जी, हम कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन किसी ने आज तक अकाउंटेबिलिटी की बात की है? किसी ने कहा है कि जो लोग लूट के अभी भी निकल रहे हैं, जो बोरियों में डॉलर भर के अपने प्राइवेट जहाजों में फ्लाई कर रहे हैं, उनको उनका सद्देबाब किस तरह किया जाएगा, उनको किस तरह रोका जाएगा? मैं हमेशा इस बात पे एग्री करता हूं चोर साहब, क्योंकि मैं बायसीते तालीम, मैं एक वकील हूं। सोसाइटी के अंदर सजा एक कानून के अंदर एक सजा जो है, उसके बगैर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। इस मुल्क के अंदर तरक्की नहीं हो सकती जब तक आप करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन नहीं करेंगे। आप मैं अब बताना चाहता हूं, अब इलेक्शन की बातें हो रही हैं आपके कंट्री के अंदर, केयर टेकर गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं, इलेक्शन पहले भी होते रहे हैं, आपके इलेक्शन साफ शफाफ हो ही नहीं सकते जब तक आप अकाउंटेबिलिटी की बात ना करें। वही चेहरे, तकरीबन 200-300 चेहरे हैं जिनको हमारे इमरान खान साहब कहते थे इलेक्टेबल, वही अब दोबारा पार्टियां चेंज करके फिर इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, फिर लूटमार का बाजार गर्म होगा, आपस में मिनिस्ट्रियां तकसीम की जाएंगी, मार गरीब का बच्चा खाएगा। ये जो जिनकी आप आईएमएफ की बातें कर रहे हैं, ये सारा कर्जा, जब कर्जे आते हैं, आधा कर्जा तो वहां से आता ही नहीं है, वही अकाउंटों में एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि वजह यह है कि जो कर्जे लाने वाले हैं सारे, ये इनके बच्चे बाहर बैठे हैं, टोरंटो में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, उन्हीं के लिए आईएमएफ से पैसे ले रहे हैं। लोकल आपके लिए या मेरे लिए तो ये कर्जा नहीं लिया जा रहा। लेकिन अब मैं जो अगली बात ये करना चाहूंगा कि आपने अगली बात की थी कि मोदी साहब ने अपने कौम के साथ क्या वादे कर रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगता है पाकिस्तान से, कि भाई क्या हर टाइम इंडिया इंडिया इंडिया, लेकिन आईएमएफ की अगर बात हो रही है, आईएमएफ से पैसे लेने की बात हो रही है, तो मैं पिछले दिनों एक जगह पे पढ़ रहा था, पता नहीं आप इसको अगर मतलब थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, कि अगर हमें आईएमएफ से लोन भी मिलता है, वो भी इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं मिलता। इसके अंदर आप क्या ऑथेंटिसिटी समझते हैं? मैं ये कहीं पे पढ़ा, मुझे बड़ी मैं दिक्कत इसको हुई। मैं जो सा वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है।
बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इंडो पैसिफिक जो एक नाम दिया गया है, जिस तरीके से इस दफा मोदी साहब के साथ जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किए हैं, दे आर रिलाइंग ऑन इंडिया टू प्रोटेक्ट अमेरिकन इंटरेस्ट इन अगेंस्ट चाइना। और दूसरा बात यह है कि जब आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर है। ये हकीकत है, आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। पहले आप दहशतगर्दी बेचते रहे हैं, लेकिन अब भी अब आप क्या बेच रहे, सी पैक बेच रहे हैं। आप सी पैक बेच रहे हैं या आईएमएफ को लूट रहे हैं। और दुनिया का कोई मुल्क आपने छोड़ा है ऐसा जहां से आपने कर्जा लेके फरार ना किया उनके साथ? बल्कि हमारे शहबाज शरीफ साहब में वजीर आजम ने कहा था कि मुझे शर्म आती है, अब तो लोग मेरा फोन भी नहीं उठाते, दूसरे मुल्कों के सदर जो है प्रेसिडेंट, वो मेरा फोन तक नहीं उठाते। उसकी वजह यह है क्योंकि आपका क्या ख्याल है, गार्डियन ने स्टोरियां लिखी हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने स्टोरियां लिखी हैं, दुनिया का कौन सा ऐसी न्यूज एजेंसी या पब्लिकेशन नहीं है जिन्होंने आपकी करप्शन की स्टोरियां नहीं लिखी। लेकिन आज तक अफसोस की बात यह है कि आपके देखने वालों को, आपके जो हुक्मरान है, आपके पॉलिसी बनाने वालों को सब पता है। उसकी वजह यह है सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं। आपका हर 18 ग्रेड का अफसर जो है वो लंदन या अमेरिका से पढ़ के जाता है। आपकी रूलिंग एलीट जो नवाबजादे पैदा होते हैं, एचिसोनियन, सारे बाहर की डिग्री हैं। लेकिन अफसोस के साथ है, यहां से वो मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके सीख के जाते हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत का सबक उनको नहीं दिया जाता। और एक माहौल, एक इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया गया कि जो पाकिस्तान की मोहब्बत की बात करता है, पाकिस्तान की बेहतरी की बात करता है, एक इस तरीके से इन्वायरमेंट बना दिया जाता है कि वो गद्दार करार पाया जाता है, वो एजेंट करार पाया जाता है कि भाई ये तो बिल्कुल हट के बात कर रहा है, ये तो बात कर रहा है रिलेशन बेहतर करो, ये बात कर रहा है टेररिज्म पे कंट्रोल करो। जबकि हमारे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर लेवल तक के लोग मान चुके हैं कि हाँ भाई हम इन्वॉल्व रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज में। दूसरा चॉइस, मैं उस बात का जवाब भी देना चाहता हूं कि अगर हकीकत हमारी नफरत इतनी हमारे ज़हन में डाल दी जाती है भारत के खिलाफ कि अगर उनकी तरक्की की बात की जाए तो कई लोगों को परेशानी हो जाती है। ठीक है, मैं वो भी मान लेता हूं। चाइना की बात कर लेते हैं, उनके साथ तो आपकी दोस्ती हिमालय से ऊंची है, लेकिन आप जाते हैं वहां से कमीशन और किकबैक लेते हैं, लेकिन उनकी तरक्की कभी नहीं देखी आपने कि वो करप्शन को किस तरह डील करते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, वो जिस करप्ट अफसर को, वजीर को पकड़ते हैं, गोली मारते हैं, और गोली मारने का बिल भी उसके लवाकिन देते हैं। और दूसरी बात बताता हूं, जिन लोगों को करप्शन में पकड़ के वो जेलों में डालते हैं, वहां उनसे लेबर कराई जाती है और जेल का खर्चा भी उनसे लिया जाता है। ये चीजें क्यों नहीं आप चाइना से सीखते? ऐसे ही है। अगर आप नहीं सीखना चाहते, भारत से ना सीखें, चाइना से सीख लें, वो तो आपके दोस्त हैं। वो तो हिमालय से भी ज्यादा ऊंची दोस्ती है आपकी। उनसे क्यों नहीं कुछ चीजें सीखते आप? आपकी सड़कें वो बनाते हैं, आपकी सी पैक वो बनाते हैं, आपकी हर चीज हाईवेज वो बनाते हैं, आप खुद अपने काम क्यों नहीं करते? आप उनसे सीख लें, उनसे सीख लें। मैं नहीं मानता, अगर आपको भारत की तरक्की की बात करने से तकलीफ होती है तो चाइना की बात कर लेते हैं, लेकिन कुछ सीखने की बात तो करें। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। इवन अब बांग्लादेश की बात पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि भाई वहां पे भी कुछ जो उनसे इस तरीके से मादनियात निकल आए हैं, कुछ पेट्रोल की बात। चौधरी साहब, आज आपको मैं एक नई बात बताना चाहता हूं। आपका आईएमएफ के पैसे आ रहे हैं, डॉलर आएंगे। उसके बाद आज एक नई खबर पाकिस्तान से आई है कि इन्होंने जो करेंसी एक्सचेंज वालों को डॉलर इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। ठीक, आईएमएफ के पैसे आधे लंदन चले जाएंगे, टोरंटो चले जाएंगे, दूसरे आपके अफगानी भाई खींच के ले जाएंगे यहां से। और जो डॉलर आएंगे आपके मनी एक्सचेंज वाले लेकर आएंगे, वो भी सारे अफगानी ले जाएंगे यहां से, क्योंकि और आपकी मर्जी से लेके जाएंगे, आपको हिस्सा उसमें से देकर लेके जाएंगे। दर हकीकत जब आप अपने मुल्क से मोहब्बत ना करें, जब आप शराफत प्रमोट करना छोड़ दें सोसाइटी में, जब आप शरीफ लोगों को कहें ये बुजदिल है, ना आप खांदा ना सानू खान देता है, जब ये आपकी पॉलिसी बन जाती है, तो फिर उस वक्त कंट्री के साथ यही होता है जो आज हो रहा है। और लेकिन आपको, मेरी आज भी अगर मेरा चॉइस अब ये क्वेश्चन है, आपके 25 करोड़ लोग, आपके ख्याल में आपकी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? आपके दफातर काम कर रहे हैं, आपकी पीआईए चल रही है, आपका रेलवे काम कर रहा है, और चले सबसे ऊपर मैं ये कहता हूं, कोई एक ऐसा अदारा बता दें, कोई ऐसा इंसान बता दें जो करप्शन रोकने की कोशिश कर रहा हो।
मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुश्किल है मेरे लिए भी बताना, क्योंकि हर एक जो करप्शन, जो कहता है कि हम करप्शन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन के सबसे ज्यादा इल्जामात हैं, चार्जेस हैं। सर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कश्मीर को लेके एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, मतलब ये बॉर्डर को लेके बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि अगर पाकिस्तान ने, या फिर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि अगर हमें ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल ना किया गया या हमें मजबूर किया गया तो हम देर नहीं करेंगे, यानी कि हमें कोई जो सा वो इशू नहीं होगा, हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे हमारी फोर्सेस की, उन्होंने अपनी फोर्सेस की बात की है। तो मतलब क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ से इन चीजों को सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए, नहीं, आज दर हकीकत मैं बिल्कुल उस बयान के बारे में, राजनाथ साहब के बारे में मैंने वो उनकी स्टेटमेंट पढ़ी थी आज, क्योंकि आज कारगिल की एनिवर्सरी है वहां पे, जी 1999 की कारगिल, आज के दिन 16 जुलाई को उसकी एनिवर्सरी थी, और उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दी है। दर हकीकत उन्होंने फौज का, अपने लोगों का मोराल हाई करना था, उसमें उस इवेंट में उन्होंने बात की है। लेकिन वो देखें, जिस तरीके से वो अपने डिफेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिस तरीके से वो राइफल तैयारे खरीद रहे हैं, जिस तरीके से वो अमेरिका से ड्रोन खरीद रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं, उनकी इस रीजन के अंदर वो चाइना को कम्पीट कर रहे हैं डिफेंस के अंदर। पाकिस्तान के पास तो फिर आपको पता है, जब आपके पास खाने को चीज ही कोई नहीं है, आईएमएफ वाले जो आप जिस तरफ धक्का मारते हैं, आप उसी साइड पे चले जाते हैं। तर हकीकत फिर वो दे सकते हैं बयान, दे आर इन अ पोजीशन टू डू इट। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आज मैं जो आपने दूसरी, मैं हमेशा एक बात पे एग्री करता हूँ। आप अब असली सिचुएशन चॉइस अब ये है, आपने दहशतगर्दी को जब एक अपना कारोबार बनाया, अब आप उससे निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं कंबल छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। आज भी पेशावर के अंदर जो है, एक हफ्ते के अंदर 2 पुलिस वालों के ऊपर अटैक हुए। आज बल्कि एक बहुत प्यारा नौजवान था, इदरान अफरीदी, एडिशनल एसएचओ था पेशावर में, और वो शहीद हुआ है। आज 5 आपके पुलिस वाले शहीद हुए हैं एक हफ्ते के अंदर। ये दूसरा अटैक है टीटीपी वालों का। और लेकिन ये कि वो जिस तरह कहा ना, आपने डॉलर बनाने के लिए जिहाद शुरू किया था जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। आज आप भी आज सारा पाकिस्तान उसका जो है वो निशाना है। आज उसकी कीमत अदा कर रहा है हर पाकिस्तानी, अफसोस के साथ मैं कहूंगा। लेकिन ये कि फिर जब आप इस तरह की चीजें होती हैं, अब ना पता चलता है उसमें से ठीक कौन है। जिस तरह के आपका कॉन्सेप्ट था, मारने वाला भी शहीद है, मरने वाला भी शहीद है। फिर आप बात करते हैं अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान। आपने खुद ये सारी चीजें क्रिएट की हैं। आपको चाहिए अभी भी, आज भी आप पाकिस्तानी बन के सारे पाकिस्तान से प्यार करना सीखें, पाकिस्तान की हिफाजत करना सीखें। जब आप पाकिस्तान से प्यार करेंगे तो आपके नेबर्स आपको सीरियस लेंगे। आज आपके जो तालिबान, जो कि अभी तक अफगान महाजरीन इतने बैठे हैं पाकिस्तान में जिसकी हद नहीं है, लेकिन आपके साथ वो दिल से नफरत करते हैं, जिस तरह आपके साथ बंगाली नफरत करते हैं। ऐसे ही है तो दर यहाँ पे सर, हकीकत मैं आपको, तो बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। यहाँ पे तो सर मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि हमें खबर है दुश्मन के हर एक ठिकाने की, मुखबरी जरूर करते अगर खुद शरीके जुर्म ना होते। मतलब हम किसको किसके ऊपर इल्जाम लगाएं, हमें हम जहां पे भी इल्जाम लगाते हैं कहीं ना कहीं हम खुद भी इन्वॉल्व पाए जाते हैं। अगर चौधरी टीटी साहब, अब तो नहीं, मैं उसमें जी चौधरी साहब, उसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि उन्होंने आपके पेशावर में घुस के आपके स्कूल में बच्चों को मारा था, तो आपने गाना बना दिया था, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चे न पढ़ रहे हैं, और कहते दुश्मन के बच्चे। फिर उसके बाद एक हुकूमत ऐसी आई कि उन्होंने सबको उनको छोड़ दिया। तो जितने अहमदाबाद के मारने थे वो तालिबान, सबको बाइज्जत तरीके से पेशावर अफगानिस्तान छोड़ा है। फिर कहते हैं उनको ला के यहाँ आबाद करना है। तो आप दर हकीकत एक पेज पर हुए ही नहीं कभी। एक दफा एक पॉलिसी बनाते हैं, 2 साल बाद दूसरी पॉलिसी बना लेते हैं, और इन्हीं पॉलिसियों की वजह से ही आज पाकिस्तान के हालात खराब है। 76 साल में कोई आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम बना ही नहीं पाए, आप पाकिस्तान के बारे में सीरियस नहीं हो पाए। यही ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। ठीक है सर, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया, उन्होंने सजेशन दी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को। उसकी तरफ मैं आऊंगा, क्या सजेशन दी गई है पाकिस्तान को लेके, जो सजेशन दिया क्या दी गई है। लेकिन उससे पहले ये जो अभी टीटीपी का या जो अटैक का वाकया जो हम चीजें डिस्कस कर रहे थे, एक बहुत अहम चीज, बहुत अहम पॉइंट जो मैं सोचता हूँ, कभी बैठता हूँ कि जितने भी अटैक होते हैं, चाहे वो कोयटा में हो, पिशावर में हो, या कहीं पे भी हो, मोस्टली सिक्योरिटी फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पे, अदारों पे, सिक्योरिटी फोर्सेस की बिल्डिंग्स पे ही क्यों किए जाते हैं। मतलब ये चीज मेरी समझ में नहीं आ रही।
देखिए टीटीपी वाले दर हकीकत उन्होंने इस चीज का ऐलान किया था कि हम सिक्योरिटी इदारों के पीछे जाएंगे, क्योंकि जब पब्लिक में जाके वो इस तरह के ब्लास्ट करते हैं फिर पब्लिक ओपिनियन चेंज होती है। तालिबान को आज पता है कि पाकिस्तान के अंदर उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। पाकिस्तान तालिबान जब काबुल में आए थे तो आपने इस्लामाबाद में उनके झंडे लगाए थे। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आज उन्होंने अमेरिका की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो तालिबान को पता है कि अगर वो आम आम पब्लिक को मारेंगे तो पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हो जाएगी, लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। आज वो पाकिस्तान की स्टेट को कमजोर करना चाहते हैं, लोगों को नहीं मारना चाहते ताकि लोगों की ओपिनियन चेंज ना हो, क्योंकि उन्हें पता है हो सकता है कल को दोबारा पाकिस्तान आना पड़े, और उन्हें पता है कि यहाँ पे अफगान महाजरीन मौजूद हैं। वो भी दे आर स्मार्टर देन द पाकिस्तानीज़ मैटर ऑफ फैक्ट राइट नाउ। हमारा तो टोटल फोकस डॉलर पाउंड पे है, रिश्वत पे है, करप्शन पे है। उनका फोकस अफगानिस्तान पे, उन्हें पता है कि हाउ टू मैनेज द कंट्री। और जिस तरीके से वो इस वक्त दे आर मूविंग, दे आर बिहेविंग बेटर, दे आर बिहेविंग मैच्योर, और दे आर नॉट ट्रस्टिंग यू, दे आर इन द हैंड्स ऑफ कतर एंड द अदर यूएई स्टेट्स। इवन लेकिन दे आर प्लेस चाइना के साथ उन्होंने काफी ज्यादा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। आपके जरिए वो नेगोशिएट, आपके जरिए चौधरी साहब वो नेगोशिएट नहीं कर रहे, क्योंकि आप पे उनको आप पे इत्मीनान ही नहीं। ठीक है सर, इंडिया की अगर बात करें, वहां के जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को सजेशन दी है कि अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करता है, बात फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे आ जाती है। मतलब इंडिया की कोई भी शर्त हो, शर्त एक, मतलब कोई भी इशू हो, शर्त एक ही होती है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने कहा है कि अगर कंट्रोल करता है तो फिर हमें जो है इकोनॉमिक टाइज जो हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए, बेहतरी लानी चाहिए। यानी इंडिया इस टाइम, जिसे मैं ये समझता हूँ, पाकिस्तान से बहुत से लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस टाइम पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक रिलेशन हो या फिर कोई भी रिलेशन हो, शायद इंडिया को इस टाइम जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वहां से ये स्टेटमेंट्स आती हैं कि भाई अगर ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे कंट्रोल करते हैं, इसके ऊपर वर्क करते हैं, तो फिर हमें इनके साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए। देखिए चौधरी साहब, इस वक्त मैंने अगले दिन एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड की वाशिंगटन डीसी में, जिसमें यही डिस्कशन हुआ था कि भारत की जो तरक्की है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल उस रीजन के अंदर, हाउ वुड दे बिहेव कि पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करता है, पाकिस्तान मजीद दहशतगर्दी में, मेरा मकसद, का शिकार होता है, सिविल वार में जाता है, और कई ऐसी चीजें वहां पे डिस्कस की गई। तो उसका इम्पैक्ट भारत पे और भारत की इकोनॉमी पे क्या होगा। उसमें कई स्पीकर थे जो भारत थे, बड़े बड़े अच्छे स्कॉलर थे, उन्होंने इस पे अपना कंसर्न शो किया कि भारत की तरक्की तभी हो सकती है जब साथ पाकिस्तान के अंदर भी अमन हो, वहां भी दहशतगर्दी को प्रमोट ना किया जाए, ताकि वो भी अबॉर्ड हो। ये दिस लॉट ऑफ पीपल दे अग्रीड ऑन इट। अब उसमें ये मैं बात बताना चाहूंगा कि आपने देखा, जिस तरह मैं पहले पॉइंट पे कह रहा था, आज भी जो आपको आईएमएफ ने पैसे दिए हैं भारत की मर्जी से दिए हैं। आज भी वो उनकी मर्जी के बगैर आईएमएफ आपको आपके साथ शेक हैंड भी ना करे। हालात ये है। और लेकिन भारत ये चाहेगा, अल्टीमेटली इसमें भी नजर आ रहा है। इस वक्त अगर देखें, भारत के साथ ट्रेड करना, अच्छा रिलेशनशिप रखना पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा है। आपकी एग्जिस्टेंस इसके साथ अटैच करती है। सर्वाइवल तो, तरक्की तो बाद की होती है, लेकिन आपकी सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है, तरक्की तो बाद में करेंगे। इस वक्त आपकी जरूरत है कि आप भारत के साथ ट्रेड करें अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के साथ ट्रेड करें, तेल लें, गैस लें, आप अफगानिस्तान के साथ ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रेड करें, स्मगलिंग ना करें, और चाइना के साथ भी आप फेयर रहकर वहां सीपैक बनाएं, किक बैक लेकर भागे, लंदन ना भागे आप। ये बहुत जरूरी है, और ये पाकिस्तान के हर एजेंसी को इन चीजों का पता है। आज भारत की प्रोडक्ट्स पहले दुबई जाती हैं, दुबई से पाकिस्तान आती हैं। आप अंदाजा लगाएं कि उनके फ्रेट पे उनकी प्राइस कितनी बढ़ जाती है। सर आज ही मैंने कराची की मार्केट, एक बहुत बड़ी मार्केट विजिट किया, जहां पे इंडियन प्रोडक्ट्स जो सी खास तौर पे मिलती थी, उनको जो सा सेल किया जाता है या उस हवाले से काम किया जाता है। यकीन माने मार्केट सुनसान पड़ी है, और लोगों से जब मैंने इंटरव्यू लिया, उनसे मैंने बात की, चाहे ड्राई फ्रूट हो, चाहे फिर जो दूसरी आइटम्स हैं, पाउडर वगैरह, या इस तरीके से डेली प्रोडक्ट्स के हवाले से, फूड प्रोडक्ट के हवाले से बात करें, तो लोग परेशान नजर आए। पत्ती तक हमें वहां से आती थी, और उन्होंने बोला कि अगर एक चीज, जो अगर काजू का मैंने पूछा, इंडियन काजू का पूछा, तो उन्होंने ये बोला वो जब ट्रेड हो रही थी 1500 रुपए केजी मिल रहा था, आज वही 2500 से 2800 रुपए केजी मिल रहा है। यानी तकरीबन आधे आधे का फर्क आ गया, और वो वाया दुबई आता है। बहुत सी चीजें एजेंसी हैं, अगर कॉस्मेटिक के सामान की बात करें, तो ये बहुत सी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे नुकसान नजर आता है।
लेकिन आपने बात की जी वाशिंगटन डीसी की, अगर आपने बात की कि वहां पे मीटिंग हुई जिसमें ये कहा गया कि भारत भी अगर सुपर पावर बनना चाहता है तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है नेबर में, मैं इस चीज को समझता हूँ और अक्सर मैं ये कहता भी हूँ, लेकिन इंडियन व्यूअर्स या इंडिया से देखने वाले ये कहते हैं भाई ये बात हम नहीं मानते, हमें कोई जरूरत नहीं। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि इंडिया किस तरीके से, मतलब पाकिस्तान भी अगर स्टेबल होगा तो इंडिया का फायदा होगा? देखिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पड़ोस में आग लगी हो तो आप तरक्की आप भी ड्रेन बिल्कुल। करते हैं, आपके सोर्सेज भी ड्रेन करेंगे। दूसरा उसमें मैं देखिए इस वक्त जो मेरी मेन फोकस है इस वक्त, दुनिया में हो क्या रहा है इस वक्त, जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। अमेरिका जो है उन्होंने टारगेट कर लिया है कि चाइना के खिलाफ जाना है। चाइना से वो अपना बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग था सारा निकाल के सारी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। दूसरा, इस वक्त कोविड के बाद पूरी दुनिया ने सीख लिया है कि पहले अर्ज करना चाहता हूं, दुनिया की 30 से 40% प्रोडक्ट जो थी वो चाइना के अंदर असेंबल होती थी। इस वक्त दुनिया ने कोविड के बाद सीखा है कि हमने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने। अब वो सारे, मैंने जिस तरह आपको बताया कि वो निकाल के वहां से वियतनाम लेके जा रहे हैं, इंडोनेशिया मलेशिया लेके जा रहे हैं, थाईलैंड लेके जाएंगे, बांग्लादेश और इंडिया लेके जाएंगे। उसमें दूसरा पॉइंट ये है मेरा कि जो बच्चे पढ़े थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो आज यहां आके सीईओ बन चुके हैं, वो अपनी कंपनियों के सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बंद करके भारत ले जाना चाहते हैं। दूसरा, फ्यूचर के अंदर अमेरिका जो है वो एम्बार्गो सैंक्शंस लगाना चाहता है चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल। तो उसका उसका फायदा भारत को होगा। लेकिन उसमें मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि अगर अब आपने सोर्सेज रिसोर्सेज डिफेंस पे खर्च करेंगे, अगर कश्मीर के ऊपर इसी तरह की चीजें ब्लीडिंग होती रहेंगी, चीजें पड़ोस में आग लगी रहेगी। आज मैं एक छोटी सी मिसाल मणिपुर की दूंगा। मणिपुर के अंदर इस वक्त हालात खराब है। आज की बात है कि 700 जो उनको शुबा है, वहां पे खदशा है कि 700 लोग म्यांमार से बॉर्डर क्रॉस करके जा चुके हैं भारत के अंदर। तो नेबर जो होता है वो एक मेजर की रोल प्ले करता है आपके अमन में, आपके आपके लॉ एंड ऑर्डर के अंदर। और दूसरा, मैं यही कहूंगा कि दोनों ममालिक, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को सीखना चाहिए उनसे, और उनको भी भारत की तरफ से भी। भारत के अंदर भी एक ट्रेंड है कि जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो अपना वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड जो है अपना टफ करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन सर